ओके, ऑडियो इज क्लियर बेटा? यस सर। ओके, थोड़ा सा मैं लास्ट टाइम का जो डिस्कशन है उसको 1-2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ एंड देन विल कंटिन्यू। सो लास्ट टाइम हमने कपल्ड ऑसिलेटर्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था, जहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था विच वाज द 2 मास 3 स्प्रिंग सिस्टम। और हमने इसमें लैग्रांजियन को ऑब्टेन करके फिर विथ रेस्पेक्ट टू x1 और x2 ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन ऑब्टेन करके देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एसएचएम नहीं होता है। लेकिन फिर हमने थोड़े से मैथमेटिकल इसमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करके, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके हमने पाया कि देयर आर सम कोऑर्डिनेट्स दैट एग्जीक्यूट एसएचएम। कोऑर्डिनेट का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। x1 plus x2 executes SHM by a frequency root over k upon m, and x1 minus x2 also executes SHM by frequency root over k plus 2 k dash upon m। तो इसका मतलब ये है जो पार्टिकल है वो SHM एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लेकिन पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स का सम SHM एग्जीक्यूट कर रहा है और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। फिर हमने इक्वेशंस को थोड़े से और मॉडिफाई करके हमने पार्टिकल का ही सोल्यूशन ऑब्टेन किया एंड वी फाउंड दैट द सोल्यूशन इटसेल्फ इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज टू फ्रीक्वेंसीज। ये जो दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन है। फिर हमने नॉर्मल मोड डिफाइन किया कि अगर हम इस तरह से इनिशियल कंडीशन लेते हैं कि एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उभर के आता है, फिर हमने देखा कि ऐसे दो सिचुएशंस क्रिएट होते हैं जहाँ पे दोनों मासेस एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट नॉर्मल मोड, एंड दोनों मासेस जो है ऑपोजिट फेज में ऑसिलेट कर, दैट इज नोन एज द सेकेंड नॉर्मल मोड, एंड दिस आई डिफाइन एज ए नॉर्मल मोड। ठीक है, तो ये जो कुछ कंक्लूजन्स हैं ये हम जो है सिर्फ इसी एग्जाम्पल के लिए नहीं बल्कि अलग अलग कपल्ड ऑसिलेटर्स के लिए भी मान के चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई भी कपल्ड ऑसिलेटर होता है तो वो कपल्ड ऑसिलेटर का जो जनरल मोशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आ, वो जनरल मोशन कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ frequencies, and those frequencies are nothing but the linear combination of sine waves corresponding to frequencies, and those frequencies are nothing but the frequencies of what is known as a normal modes। मतलब हम उस सिस्टम को ऐसे किसी इनिशियल कंडीशन में डाल के ऐसा एक मोशन क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे पूरा सिस्टम एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेगा, एंड दैट्स नोन एज अ नॉर्मल मोड, एंड द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इज नोन एज अ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में वो SHM है, जैसे लास्ट टाइम x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 में था, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो लेट अस टुडे देयरफॉर स्टडी नॉर्मल मोड्स, frequencies and coordinates। एक सेकेंड, आपके सिलेबस में एग्जैक्टली क्या क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड? इट इज़ डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक्स एंड एज वेल एज या बेटा आप लोग एक बात बताओ, ये क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो मिनिमम और स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, ये सब पढ़ा था क्या पहले? यस सर। अच्छा, वैसे ये भी थोड़ा सा सिलेबस में मेंशन है, ये भी मैं कर दूंगा। ओके, चलो, let me give you first a couple of notes regarding this subject and how to apply these topics in various calculations। ठीक है, ठीक है, let me first give you a few notes and then you इसको आप नोट डाउन करो। These are definitions and methods of how to find normal modes। ठीक है, जो लास्ट टाइम हमने किया था वो हमने कुछ ट्रिक्स यूज़ करके मैथमेटिकल इक्वेशंस को थोड़ा सा ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमने इजी कर लिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसा एग्जांपल्स है जहाँ पे ऐसा इतना इजी नहीं होता है, इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। तो देयर इज़ अ सर्टन क्या बोलते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द नॉर्मल मोड and finding out the frequencies associated with the normal mode, and I'm going to tell you what that method is first, और उसके बाद मैं अलग अलग एग्जांपल देके उसमें आपको जो है आप उसमें करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल
नॉर्मल मोड होता क्या है? When all particles of the system oscillate with same frequency. When all particles of the system oscillate or execute SHM with the same frequency, that's known as a normal mode. Any general solution of the particle can be expressed, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा है, can be expressed as a superposition of normal mode of oscillations, as a superposition of the normal mode of oscillations. If degree of freedom of system is n, अगर सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, then there are n frequencies corresponding to normal modes. Sometimes normal mode frequencies can be equal or zero. Now I am going to come to a particular point जहाँ पे नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक मैं जनरल मेथड बताऊँगा. उसके लिए क्या करना होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कुछ मैट्रिसेस क्रिएट करने होते हैं, एंड फिर उन मैट्रिसेस से एक डिटर्मिनेंट इक्वेशन क्रिएट करना होता है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिटर्मिनेंट इक्वेशन गिव्स यू द नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, and that would be give you a little bit of a framework of how to calculate normal frequencies for any system. So we can construct matrices corresponding to kinetic energy and potential energy for degree of freedom is equal to 2, जहाँ पे the kinetic energy matrix is given by components T11, T12, T21 and T22, and the potential energy matrix is given by V11, V12, V21, V22, जहाँ पे T11 is the coefficient of Q1 dot square, T212 is the coefficient of Q1 dot Q1 dot Q2 dot into 2, T21 is equal to T12 is the coefficient of Q1 dot Q2 dot into 2, T22 is the coefficient of Q2 dot square. उसी तरह से V11
या अब इसको नोट डाउन कर लो, इसका क्या मीनिंग है मैं अभी समझाता हूँ और एग्जांपल भी करूँगा। कोफिशिएंट ऑफ Q1 स्क्वायर V12 इज इक्वल टू V21 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q1 Q2 इंटू हाफ एंड V22 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ Q2 स्क्वायर। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि आपका जो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन होता है T, दैट कैन बी रिटन एज T11 Q1 डॉट स्क्वायर प्लस T12 Q1 डॉट Q2 डॉट प्लस T21 Q2 डॉट Q1 डॉट प्लस T22 Q2 डॉट स्क्वायर, and the potential energy expression can be written as V11 Q1 square plus V12 Q1 Q2 plus V21 Q2 Q1 plus V22 Q2 square। बेसिकली जो भी सिस्टम है उस सिस्टम में जो एक्सप्रेशन होगा, लेट्स सपोज काइनेटिक एनर्जी का, उसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वेलोसिटी स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बाकी जो ये सारे कोफिशिएंट्स है, उन कोफिशिएंट्स से हम जो है ये क्रिएट करेंगे काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स। ठीक है, उसी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी के कोफिशिएंट्स हैं, उन कोफिशिएंट्स से हम क्रिएट करेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स। और एक बार मैट्रिक्स क्रिएट हो जाता है तो फिर व्हाट वी विल डू इज विल क्रिएट व्हाट इज नोन एज अ डिटर्मिनेंट इक्वेशन या सेक्युलर इक्वेशन। पॉइंट नंबर 6, frequency of normal modes can be obtained by solving the following determinant, also known as secular equation, जो है पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो है ओमेगा, एंड ओमेगा इज द okay. So what we have done till now is I have given you a little bit of a framework of how to calculate the normal mode of oscillations using the matrices corresponding to kinetic and potential energy। फिर वहाँ से सेक्युलर इक्वेशन के यूज़ कैसे करते हैं, नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, फिर हमने वो मेथड कपल्ड ऑसिलेटर 2 मास 3 स्ट्रेस के लिए यूज़ किया, और अभी आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए भी किया है। तो लेट अस डू अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। So the system that we are going to do is for coupled oscillator or coupled pendulum। So coupled pendulum है क्या? Let's take a look। दो पेंडुलम है आपके पास that are connected by a spring। Two pendulums having masses m, length l are connected by a spring system having spring constant k।
ऑलराइट, सिस्टम समझ में आ रहा है? आपके पास दो बगल में पेंडुलम है जिनकी दोनों मासेस को हमने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। तो अब इनके बीच तो ऑसिलेशंस तो होगा, लेकिन वो ऑसिलेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि एक तो ग्रेविटी की वजह से पेंडुलम भी ऑसिलेट करती है, और दूसरा वो दूसरे पेंडुलम के साथ कनेक्टेड है वाया स्प्रिंग। दिस काइंड ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज अ कपल पेंडुलम। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम एंड द सेटअप? यस सर। ओके, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? वन होना चाहिए। 1 क्यों होगा? नहीं, टू टू। 2 होगा ना। तो Q1 क्या होगा यहाँ पे, Q2 क्या होगा? Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा? तो θ1 θ2 ले सकते हैं। θ1 θ2, θ1 एंड θ2। Q1 इज इक्वल टू θ1, Q2 इज इक्वल टू θ2। ठीक है, ऑलराइट। ये जो प्रॉब्लम है, हम इसमें अब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को देखते हैं। तो हियर काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन आपका क्या होगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? सर हाफ ml² θ1 स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर। हाफ ml² θ1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, L थीटा नॉन दैट गिव्स अस द वेलोसिटी, बिकॉज इट्स इस तरह का मोशन है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है L थीटा डॉट हो जाता है। ओके, प्लस हाफ ml² θ2 डॉट स्क्वायर, यही है काइनेटिक एनर्जी, और तो कोई दूसरा टर्म नहीं है ना यहाँ पे। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर मैं इसको v इक्वल टू 0 रेफरेंस मान के चलता हूँ, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बताओ? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पेंडुलम क्या है? mgl इंटू 1 माइनस कोस थीटा 1। अगर मैं v इक्वल टू 0 ये लाइन मानता हूँ तो माइनस mgl cos θ1। माइनस mgl cos थीटा 1। पोटेंशियल ऑफ सेकेंड पेंडुलम माइनस mgl cos थीटा 2, है ना। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द स्प्रिंग मास सिस्टम? वन बाई टू के एल साइन थीटा 2 माइनस एल साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। L sin थीटा 2 माइनस L sin थीटा 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसको हम थोड़ा सा रिजॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा आपका माइनस mgl cos थीटा 1 माइनस mgl cos थीटा 2 प्लस हाफ के L स्क्वायर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अब जो है इसका स्क्वायर, अब जो है व्हाट वी विल डू इज दिस कपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स नॉर्मल मोड्स ओनली व्हेन it behaves as a coupled oscillator. A pendulum is not a harmonic oscillator. Pendulum is an anharmonic. It becomes a harmonic oscillator only under certain situations. What kind of a situation? स्मॉल एंगल। Small angle Small angle. approximation. Small angle approximations. Small angle approximation में pendulum becomes a oscillator. तो दो पेंडुलम में बिकम कपल ऑसिलेटर। स्मॉल एंगल्स में क्या होगा आपके पास, यहाँ पे है थीटा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 1। तो स्मॉल एंगल में साइन थीटा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाता है। 1. नहीं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। वी हैव टू कंसीडर दिस 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 ना, ये कॉस थीटा है आपका, ठीक है। 1 तो ये हो गया, तो वी हैव टू इतना, इट विल अदरवाइज कम डाउन ना सडनली, तो सेकेंड टर्म को कंसीडर करना भी ज़रूरी है। साइन थीटा में क्या होता है, ऐसे होता है, तो ये जो है
हो जाता है फॉर अ लार्ज रेंज ये, बट कॉस थीटा के लिए 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2. So this is equal to minus mgl 1 minus cos square theta 1 upon 2 minus mgl 1 minus, so cos square नहीं, theta 1 square by 2 minus mgl 1 minus theta 2 square upon 2 plus half kl square theta 2 minus theta 1 whole square. ये आपका बन गया माइनस एम जी एल प्लस हाफ एम जी एल थीटा 1 स्क्वायर माइनस एम जी एल प्लस हाफ एम जी एल थीटा 2 स्क्वायर प्लस हाफ के एल स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस थीटा 2 स्क्वायर माइनस 2 थीटा 1 थीटा 2. तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 एम जी एल, ये कांस्टेंट है, प्लस हाफ एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस हाफ एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर माइनस हाफ के एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2. ठीक है, ये है आपका दिस थिंग. सो नाउ काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी का मैट्रिक्स क्या है. फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा फॉर काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 2. ml स्क्वायर बाई 2. सेकेंड कंपोनेंट 0 थर्ड 0 और फोर्थ ml स्क्वायर बाई 2. ml स्क्वायर बाई 2. आप पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ mgl प्लस kl स्क्वायर बाई 2. हाफ एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर, ये है फर्स्ट टर्म. और सेकेंड टर्म क्या है, माइनस kl स्क्वायर बाई 2. माइनस के एल स्क्वायर बाई 2, ये आपका सेकेंड टर्म. थर्ड टर्म भी माइनस के एल स्क्वायर बाई 2 और फोर्थ टर्म है आपका हाफ, ये एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर हाफ. ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. सो नाउ जी सेक्युलर इक्वेशन है वी कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर टी कैप इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाफ एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 2 हाफ एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इक्वेशन इज राइट. बेटा आर यू फॉलोइंग? Yes sir. Okay, so therefore now this becomes half mgl plus
के एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के एल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म्स पे आ गया, सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम जी एल प्लस हाफ के एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 2, ये एक टर्म हो गया। दूसरा है हाफ एम जी एल प्लस हाफ के एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एल स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक इक्वेशन, एक नहीं, एक तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। सो ये बनता है हाफ एम जी एल माइनस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ये एक हो गया। दूसरा है हाफ एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर माइनस एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सो ये आपका बनता है हाफ एम जी एल इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ये एक इक्वेशन, एंड हाफ एम जी एल प्लस के एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 कैंसिल, एम कैंसिल, एल ये आउट हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी अपॉन एल, एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। एल स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर दें, एल स्क्वायर अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो एक एल स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे नीचे एल आ जाएगा, तो बन जाएगा आपका ओमेगा इज इक्वल टू जी बाई एल प्लस 2k अपॉन एम रूट ओवर। यस, ये हमारे 2 सॉल्यूशंस है। दीज आर द 2 सॉल्यूशंस बेटा। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये आपका बन गया फर्स्ट नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे स्प्रिंग इन्वॉल्व नहीं है तो इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। सो फर्स्ट नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, और दूसरा हो गया आपका सेकेंड नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल मोड को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। तो फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए आपका क्या होगा, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट नॉर्मल मोड तब होगा जहाँ पे दोनों में स्प्रिंग मास सिस्टम इन्वॉल्व है ही नहीं। तो पेंडुलम एक बार यहाँ जाएगा, दूसरी बार यहाँ आ जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच ही नहीं होगा, दोनों एक साथ फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। कैन यू इमेजिन, दोनों एक साथ फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं इन फेज, दोनों ही एक साथ ऑसिलेट कर रहे हैं इन फेज।
देयरफॉर दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। इसमें स्प्रिंग का तो पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, रूट ओवर जी अपॉन एल होता है। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम इटसेल्फ। बोथ pendulum are executing SHM in phase, same amplitude. Is this motion clear? अब इमेजिन कर पा रहे हो Yes, कैसे हो रहा है? ठीक है, एक बार ये ऐसे जाता है, दूसरी बार ऐसे जाता है, बात खत्म, एक साथ। है ना, एक बार ऐसे जाता है, दूसरी बार ऐसे जाता है, बस। इन फेज इमेजिन करो दोनों पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है इन फेज सच दैट इनके बीच का जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। दोनों पेंडुलम एक साथ इन फेज ऑसिलेट कर रहे हैं सच दैट इनके बीच का जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो स्प्रिंग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, स्प्रिंग स्टैटिक है, कोई रोल ही नहीं है स्प्रिंग का। दैट इज द फर्स्ट नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। दिस इज क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर बेटा? Yes, sir. ऑलराइट। और आप आई थिंक आप गेस कर पाएंगे कि सेकंड नॉर्मल मोड किस तरह का होगा। सेकेंड नॉर्मल मोड भी दोनों पेंडुलम ऑसिलेट कर रहे हैं विथ सेम फ्रीक्वेंसी बट आउट ऑफ फेज। तो एक बार क्या होता है, दोनों पास आने की कोशिश, एक बार दोनों दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, दूसरे इंस्टेंट में दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग दिस साइड, दिस इज गोइंग दिस साइड, और यहाँ पे दोनों ही पास आ रहे हैं। Are you understanding? And they are doing it such a manner that their frequency is same but amplitude is out of phase. Both pendulum are executing SHM with same amplitude out of phase, 180 degree out of phase. अगर एक पेंडुलम राइट की तरफ जाता है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ जाता है, पहला लेफ्ट की तरफ जाता है तो दूसरा राइट की तरफ जाता है। एंड दे आर डूइंग इट इन सच अ मैनर दैट स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑल्सो इन्वॉल्व नाउ। आर यू एबल टू इमेजिन द सिनेरियो? Yes, sir. फर्स्ट सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ पेंडुलम इन्वॉल्व है। दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल फ्री मोड। सेकेंड सिस्टम में स्प्रिंग मास सिस्टम भी इन्वॉल्व है, पेंडुलम इन्वॉल्व है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपका ये सोल्यूशन हो गया तो पेंडुलम का जनरल सोल्यूशन तो आप लिख ही लोगे, है ना। लेट्स सपोज ओमेगा 1 हो गया, ओमेगा 2 हो गया। जनरल सोल्यूशन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। है ना। जनरल सॉल्यूशन को आप कैसे लिखोगे? जनरल सॉल्यूशन θ1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉस ओमेगा 1 t प्लस फाई 1 लिख देते हैं, a प्लस बी कॉस ओमेगा 2 t प्लस फाई 2 लिख देते हैं, ओमेगा 2 ओमेगा 1। and θ2 is equal to c cos omega 1 t plus phi 3 plus d cos
omega 2t plus phi 4. So the general solutions for this coupled oscillator is a linear combination of these normal mode frequencies. ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन क्लियर हो गया. यस सर. एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी? नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स होंगी जो भी आपका SHM एग्जीक्यूट कर रहा है. तो फॉर एग्जांपल θ1 C1 प्लस C2 θ2 is equal to CN1 is equal to cos omega 1t प्लस यहाँ पे E और यहाँ पे 5. अगर ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं तो ये हो गया आपका एक नॉर्मल मोड और दूसरा नॉर्मल मोड CN2 नॉर्मल कोऑर्डिनेट और दूसरा नॉर्मल मोड C3 θ1 प्लस C4 θ2 इज इक्वल टू F cos phi 2t प्लस ओमेगा 2t प्लस phi 6. ये हो गया दूसरा नॉर्मल कोऑर्डिनेट. नॉर्मल कोऑर्डिनेट वो लीनियर सम है θ1 और θ2 का जिसको SHM के टर्म्स में लिख सकते हैं. डिस्कशन क्लियर है? ये जनरल सॉल्यूशन और नॉर्मल कोऑर्डिनेट समझ में आ गया या इसमें कोई डाउट है किसी को? Yes. Okay. Let us do a problem. Another problem. हाँ, तो आपके सिस्टम में दिया है. ओके, मैं आपको देता हूँ एक प्रॉब्लम. आगे बढ़े, नोट कर लिया ना? आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. coupled oscillator, three mass 4 spring system. बेटा ये कर पाओगे? अगर मैं प्रॉब्लम को इजी करने के लिए सारे स्प्रिंग मास सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है एक ही मानता हूँ और सारे मासेस को भी मैं एक ही मानता हूँ इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3. एक ये मास है, दूसरा ये मास है, तीसरा ये मास है. इसका x1 मान लेते हैं, इसका x2 मान लेते हैं, इसका x3 मान लेते हैं. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका हो गया 3 और q1 इज इक्वल टू x1, q2 इज इक्वल टू x2 एंड q3 इज इक्वल टू x3. तो यहाँ पे या तो हम लैग्रांजियन क्रिएट करें, लैग्रांजियन क्रिएट करने के बाद उसको सॉल्व करें और इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करें, या फिर हम नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर लेते हैं. ठीक है, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन करने के लिए क्या करें हम? ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं इसको भी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m x3 डॉट स्क्वायर. ये ठीक है काइनेटिक एनर्जी, है ना?
अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग? हाफ हाफ के के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड स्प्रिंग? हाफ के x2 माइनस x1, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड स्प्रिंग? हाफ के x3 माइनस x2 होल, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर्थ स्प्रिंग? हाफ के x3, वेरी गुड. सो ये बन जाता है आपका हाफ के x1 स्क्वायर. इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं. हाफ के x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस हाफ के x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x2 x3 प्लस हाफ के x3 square. So this is equal to half k plus k x1 square plus half k plus k x2 square plus half k plus k x3 स्क्वायर. फिर उसके बाद आएगा माइनस के x1 x2 माइनस के x2 x3. तो ये आपका हो गया के x1 स्क्वायर प्लस के x2 स्क्वायर प्लस के x3 स्क्वायर माइनस के x1 x2 माइनस के x2 x3. ये ठीक है, इसमें कोई गलती तो नहीं है? ठीक है ना ये? यस सर ठीक. तो अब हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के मैट्रिसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आपका बन जाएगा टी कैप इज इक्वल टू एम. हाँ, यहाँ पे अब 3 मासेस हो गए ना, तो व्हाट विल आई डू हियर? सर 3/3 की मैट्रिक्स. 3/3 की मैट्रिक्स क्रिएट करें. यस सर. तो m/2 m/2 और m/2, बाकी सब 0. रेस्ट वाला जी. और वी कैप के लिए आपका हो जाएगा के 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 x1 x2 ये हो जाएगा माइनस k/2 x2 x1 माइनस k/2 x2 x3 माइनस k/2 3 2 माइनस k/2 0 0. ये हो जाएगा ना? यस सर यही. यस सर. तो लेट अस राइट द सिक्युलर इक्वेशन C. सो v कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर t कैप इज इक्वल टू 0. तो इसको लिखते हैं फिर. तो आपका हो गया k माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस k/2, फिर 0, फिर 0, फिर k माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, फिर 0, फिर 0, नहीं सॉरी, फिर यहाँ पे है माइनस k/2, यहाँ 0, फिर यहाँ माइनस k/2, फिर यहाँ पे k माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2. सो ये हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, फिर k माइनस m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस. सर शायद से k/2 मिसिंग हो रहा है वहाँ पे 2 1 पे, माइनस k/2.
कहाँ पे मिसिंग है? 2 1 पे। अच्छा ओके, सॉरी 2 1 सॉरी ओके। तो पहला तो हमने इसके लिए निकालता हूँ मैं, इसके लिए ये हो गया k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर माइनस k बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, अब निकालता हूँ दूसरे के लिए, माइनस k बाई 2। तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस दूसरा हो जाएगा माइनस k बाई 2 एंड k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका माइनस k बाई 2 0 माइनस k बाई 2। हाँ ठीक है। सो दिस गेप बिकम्स k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। इसका मैं क्या करूँ, इसको ऐसे छोड़ दूँ या इसको कॉमन ले लो, एम ओम क्या कॉमन ले लो? चलो k अभी अभी माइनस के एम लिए, ओमेगा इसको साइड। हाँ तो अभी के लिए फिर इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k बाई 2 एंड k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k बाई 2। और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस माइनस हो गया आपका है कैंसिल, और ये आपका हो गया माइनस k बाई 2 k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो हो गया आपका k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन हो गया, टेक इट आउट। दूसरा आपका हो गया k/2 का सर फिर के बाई ट्वाइस आएगा। 2 स्किप हो गया था स्क्वायर मुझे। हाँ k बाई 2 स्क्वायर, सॉरी। सो k माइनस एम ओ, तो ये हो गया आपका 3k बाई 2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, और ये k माइनस k बाई 2 k बाई 2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k बाई 2 होल स्क्वायर। इससे अच्छा मैं इसको रिजॉल्व ना ही करता तो बेटर होता, मुझे लग रहा है। यस सर। इसको रिजॉल्व ना ही और करो सर तो सॉल्व हो जाएगा। लेके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। हाँ डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर माइनस k बाई 2 होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ फिर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर माइनस k बाई 2 होल स्क्वायर। हाँ ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये एक आ गया, और दूसरा है k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 k बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये है k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, एंड दूसरा है आपका k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये स्क्वायर है माइनस 2 को अंदर लेते तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो k बाई √2 हो जाएगा यहाँ पे, k बाई √2 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2k अपॉन m रूट ओवर, और आ जाएगा आपका k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k अपॉन √2 एंड k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस k अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया k माइनस k √2 माइनस 1 k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। एंड यहाँ पे हो गया √2 प्लस 1 k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया आपका ओमेगा इज इक्वल टू
रूट टू माइनस वन k अपॉन m रूट ओवर n ओमेगा इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन k upon m root over. So this is nothing but omega is equal to root 2 into root 2, 2 minus root 2, 2 minus root 2 k upon m and 2 plus root 2 k upon m root over. So finally ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओवर 2k अपॉन m रूट ओवर 2 माइनस रूट 2 k अपॉन m एंड रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 k अपॉन m. Yes, that's it. These are your three normal modes. Is it clear? Yes sir. तो हमने निकाल लिया इसका सॉल्यूशन भी। तो इसमें तो आई थिंक थोड़ा सा ऑब्वियस ही है क्या हो सकता है। तीनों एक तब हो सकता है जब तीनों ही एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है, पहला तो यही होगा, इसमें एक ही के है। दूसरा होगा जब एक पीछे जा रहा है और दो आगे जा रहे हैं, है ना। और तीसरा होगा जब दो बाहर वाले आगे जा रहे हैं और ये पीछे जा रहा है, सॉरी बाहर वाले आगे जा रहे हैं और ये पीछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है किस तरह का मोशन होगा। पहले केस में तीनों ही इन फेज होंगे, इन द सेम डायरेक्शन, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी। दूसरे केस में दो इन फेज होंगे, एक आउट ऑफ फेज होगा। और तीसरे केस में दो बाहर वाले इन फेज होंगे, बीच वाला एक आउट ऑफ फेज होगा। इमेजिन कर पा रहे हो? Yes sir. तो वही होगा। These are the normal mode coordinates. ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। कोई होमवर्क वगैरह चाहिए क्या? नहीं ठीक है, आई थिंक ये ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट स्मॉल ऑसिलेशंस।